नमस्कार। अब तक हमने रस से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन कर लिया है और आज इस व्याख्यान में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह भी रस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है और उसे रसाभास कहा गया है। इस रसाभास के अंतर्गत इस व्याख्यान में हम पहले तो रसाभास का अभिप्राय जानेंगे, यह समझने की चेष्टा करेंगे कि रसाभास कहने से क्या अर्थ उत्पन्न होता है, इसका आशय क्या है। और फिर इस व्याख्यान के अगले हिस्से में हम रसाभास संबंधी जो शास्त्रीय विमर्श है, काव्य शास्त्र के आचार्यों ने रसाभास के संदर्भ में जिस तरह की धारणा अभिव्यक्त की है उसकी चर्चा करेंगे। रसाभास शब्द के अंतर्गत रसों के अनौचित्यपूर्ण प्रयोग पर विचार किया गया है। यह रसाभास शब्द का मूल अभिप्राय है। रसाभास का यदि शाब्दिक इसकी व्युत्पत्ति करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, रस और आभास। आभास का अर्थ है छाया। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वास्तविक रस तो नहीं है, पर वहाँ रस की छाया है, हम उसे रस की तरह समझने लगते हैं। रसाभास का अर्थ इसी कारण यह बताया गया कि वह रसों का अनुचित वर्णन है, वह रस की छाया मात्र है। यह जो शब्द बना है रस और आभास से मिलकर, तो इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। रस का अर्थ हम लोगों ने जाना है, उसी अर्थ में रसाभास में भी रस का प्रयोग किया गया है। पर आभास शब्द का अर्थ मैंने अभी बताया कि शब्दकोश में यदि इसका अर्थ हम देखें तो वहाँ छाया मिलता है। पर इस प्रसंग में काव्यशास्त्र के रसाभास विमर्श में जिस अर्थ में आभास शब्द का प्रयोग किया जाता है वह लगभग मिथ्या प्रतीति, दिखाऊ प्रतीति समझ सकते हैं। यानी जो वस्तु जैसी नहीं है और हम उसे वैसी मान लें तो वह आभास कहलाता है। इस अर्थ में रसाभास का अर्थ होगा कि रस वहाँ वास्तविक रूप में वैसा नहीं है, पर हम उसे वैसा समझ ले रहे हैं, हमारी प्रतीति वैसी हो रही है। रस का शाब्दिक अर्थ यदि हम इस आधार पर करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि जहाँ रस परिपाक न होकर केवल उसका आभास हो वह रसाभास है। यह बताया गया है कि रस प्रक्रिया का जो मुख्य है वह आलंबन है। आलंबन मुख्य है रस प्रक्रिया में और आलंबनों के औचित्य से ही रस चर्वणा होती है। और स्वाभाविक है कि जो अर्थ इससे निकल रहा है वह यह भी है कि आलंबनों के अनौचित्य से रस चर्वणा में बाधा पड़ती है। जहाँ आलंबन ठीक नहीं होता, आलंबन अनुचित होता है, वहाँ रस उत्पन्न नहीं होता, रस का आभास होता है। जैसे पहले भी हमने इसकी थोड़ी चर्चा की है कि क्रोध उसके प्रति होता है जिससे अपना कोई अपराध हुआ हो, पर पूज्य के प्रति क्रोध में सामाजिक अनौचित्य है। पिता के प्रति यदि पुत्र क्रोध प्रकट करे, गुरुजन के प्रति यदि छोटे लोग क्रोध प्रकट करें, तो चूंकि ऐसे क्रोध की सामाजिक मान्यता नहीं है, समाज की दृष्टि से यह अनुचित है, इसलिए यहाँ अनौचित्य है। क्योंकि सामाजिक अनौचित्य है इस प्रकार के क्रोध में, इसलिए पूज्य के प्रति क्रोध में सामाजिक अनौचित्य के कारण रसाभास है। इसलिए कहा जाना चाहिए कि पूज्य के प्रति व्यक्त क्रोध के परिपाक में बाधा पड़ती है और रस चर्वणा वहाँ ठीक से नहीं संभव है, वहाँ रस का आभास मात्र है। अब प्रश्न यह उठता है कि काव्य में
जितने पात्र हैं उन पात्रों द्वारा एक ही भावाव्यंजना कराई जाती है, उसमें अंतर होता है या नहीं। उदाहरण दिया गया कि रामायण में राम भी रावण पर क्रोध करते हैं और रावण भी राम पर क्रोध करता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या दोनों ही स्थितियों में पाठक या दर्शक को एक ही प्रकार की रसानुभूति होगी या नहीं। रावण के प्रति राम के क्रोध से पाठक या दर्शक रसान्वित होते हैं, इसीलिए रामायण पढ़ते हैं या उस पर आधारित नाटक देखते हैं। पर रावण भी राम के प्रति क्रोध प्रकट करता है। ऐसा क्रोध क्या रसचर्वना के अनुकूल है या नहीं? इस प्रश्न पर विचार करने के क्रम में ही रसाभास का संदर्भ उपस्थित होता है। ध्यान देने से यह पता चलता है कि पात्रों द्वारा जो व्यंजना कराई जाती है उसमें पात्र के प्रति रहने वाली पाठक की दृष्टि, पाठक या दर्शक की भावना जो पात्र के प्रति पहले से है, वही साधक या बाधक होती है। नाटक या काव्य के पात्रों के प्रति दर्शक या पाठक के मन में पहले से जैसी भावना है, वह भावना ही रस की निष्पत्ति में साधक बनती है या बाधक स्वरूप होती है। राम के प्रति चूंकि पाठकों की श्रद्धा पहले से है और रावण के प्रति अश्रद्धा है, इसलिए राम द्वारा जो क्रोध व्यक्त होता है, पाठक का मन अनुकूल होने के कारण वह उसमें विशेष तन्मय होता है। ठीक इसके विपरीत रावण के प्रति चूंकि पाठकों के मन में, दर्शकों के मन में अश्रद्धा का भाव है, इसलिए रावण द्वारा की जाने वाली क्रोध की व्यंजना में बाधा उपस्थित होती है। रावण द्वारा राम के प्रति अभिव्यक्त किए गए क्रोध में इसी कारण सामाजिक अनौचित्य है। समाज की दृष्टि से चूंकि वह अनुचित है, इसलिए वहां बाधा पड़ती है रस और आनंदोपलब्धि में। रसाभास का निरूपण रसशास्त्रियों ने, आचार्यों ने करते हुए रस के सामाजिक महत्व को प्रतिष्ठा दी है। जिस ढंग से काव्यशास्त्र के अंतर्गत रसाभास की चर्चा मिलती है, उस चर्चा का निष्कर्ष यह है कि रस की एक सामाजिक भूमिका भी है, उसकी एक सामाजिक महत्ता भी है। रस सिद्धांत लोक शास्त्रानुयायी औचित्य तत्व का ग्राहक है। औचित्य तत्व वहां निहित है, इसलिए उसमें ऐसे तत्वों की उपेक्षा की गई है जिसके वर्णन से समाज में उच्छृंखलता आ जाए या सामाजिक स्वीकृत मूल्यों, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता हो। यदि लौकिक अथवा शास्त्रीय मूल्यों के विरुद्ध जाकर किसी विषय का वर्णन किया जाता है, तो ऐसा काव्य जिसमें इस प्रकार का वर्णन है, वह सहृदय के लिए आकर्षण का कारण न बनकर काव्यास्वाद में बाधक बनता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रसाभास की कल्पना समाज के स्वीकृत नैतिक मूल्यों के प्रति आदर के भाव से संपृक्त है। इस अर्थ में फिर से निष्कर्ष यह निकलता है कि रसाभास मूलतः रस की असंगति है। समुदाय या समाज द्वारा स्वीकृत औचित्यों के विधान से ही किसी भाव के वर्णन से रस निष्पत्ति हो सकती है। समाज या समुदाय द्वारा अस्वीकृत औचित्य के विधान से रसचर्वना नहीं हो सकती है। रसचर्वना के लिए आवश्यक है कि काव्य या नाटक आदि में
ऐसे ही वस्तु का वर्णन हो जो सामाजिक रूप से स्वीकृत औचित्य विधान के अनुकूल है। आचार्यों ने औचित्य बोध की व्यापकता को ही रस का मूल आधार माना है। औचित्य की रक्षा के लिए विभाव आदि के विशिष्ट विधान को इसी कारण से आवश्यक माना गया है। यह विधान देश काल विशेष में स्वीकृत औचित्य के आधार पर ही होना चाहिए। जैसे समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं कि श्रृंगार रस वही माना जाएगा जिसमें धर्मशास्त्र के अनुसार प्रेम का आलंबन वर्णित हो। औचित्य सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक गतिशील सिद्धांत है, क्योंकि स्वभावतः देश और काल की बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप औचित्य का स्वरूप भी बदलता जाता है। किसी चीज को यदि पहले के समय में उचित माना जाता था तो यह आवश्यक नहीं कि हमारे समय में भी वही उचित माना जाए, और किसी चीज को यदि हमारे समय में उचित माना जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि पहले भी उसे इसी तरह से उचित माना जाता रहा होगा। ऐसा नहीं है, यह धारणा बदलती रहती है। हमारी वेशभूषा को ही देख लीजिए। यदि हमारे पूर्वज धोती आदि पहनना उचित मानते थे, पर हमारे समय की जरूरत है, इस भागती दौड़ती दुनिया में यदि हमें जल्दी कहीं पहुंचना है, लपक कर बस पकड़नी है, तो वहां वह धोती बाधक होगी। यदि दौड़ में धावक को हिस्सा लेना है, 100 मीटर की दौड़ उसे जीतनी है, तो वह धोती साड़ी पहनकर दौड़ नहीं सकता। तो औचित्य की धारणा इसी कारण से देश काल निरपेक्ष नहीं होती है, देश काल सापेक्ष होती है। और चूंकि समय निरंतर गतिशील है और इस कारण से समाज भी निरंतर गतिशील है, परिवर्तनशील है, स्वभावतः औचित्य की धारणा भी बदलती रहती है। पर किसी भी काल में ऐसा नहीं होगा कि समाज स्वीकृत औचित्य के विधान के विपरीत जाकर रसोपलब्धि, आनंदोपलब्धि होगी। ऐसा नहीं होता। इसलिए वहीं श्रृंगार रस उत्पन्न हो सकता है जहां धर्मशास्त्र या सामाजिक मर्यादा के अनुरूप प्रेम का आलंबन वर्णित हुआ हो। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि रति में एक निष्ठता को नैतिकता का अवलंब मानने से रावण की सीता के प्रति जो रति का भाव है वह रसाभास होगा। राम की सीता के प्रति जो रति का भाव है वह तो रस की उपलब्धि होगी, पर रावण का सीता के प्रति जो रति का भाव है वह रस नहीं, रसाभास होगा, क्योंकि वह सामाजिक औचित्य विधान के विपरीत है। इसी प्रकार पूज्य के प्रति रति, एक नायिका की अनेक प्रेमियों के प्रति रति आदि का वर्णन भी रसाभास की ही श्रेणी में आता है। रसाभास की धारणा से यह भी स्पष्ट होता है कि रस वहीं माना जा सकता है जहां सामाजिक के नैतिक बोध पर प्रहार न हो। सामाजिक यानी जो दर्शक है, पाठक, ग्रहीता है, रिसेप्टर है, उसके अपने नैतिक मूल्य मानदंड हैं। यदि नाटक में दिखाए जाने वाले दृश्य या काव्य में वर्णित प्रसंगों से उस सहृदय सामाजिक के नैतिक मान मूल्यों पर प्रहार होता है तो वहां रस उत्पन्न नहीं हो सकता। अनुचित प्रेम संबंधों का वर्णन रसाभास प्रधान होता है। ऐसे स्थलों में सामाजिक को वास्तविक रस की प्रतीति न होकर रस की झलक मात्र मिलती है, क्योंकि अनुचित रति
में उसके हृदय में स्थित मूल्य भावना विद्रोह करती रहती है। इस प्रसंग में अभिनवगुप्त ने कहा कि सीता के प्रति रावण की रति के चित्रण में रस नहीं, रस का भ्रम होता है। रस रति में वहां पूर्णता नहीं होती, क्योंकि वहां प्रेम द्विपक्षीय नहीं है। प्रेम जब द्विपक्षीय नहीं होता है तो द्विपक्षीय न होने से रति स्थायी भाव न रहकर व्यभिचारी भाव बन जाती है। कामज मोह के कारण जिस तरह से हम सीपी में चांदी समझ लेते हैं, रजत समझ लेते हैं, उसी तरह यहाँ श्रृंगार की वास्तविक प्रतीति तो नहीं होती, हम उसे श्रृंगार का आभास मात्र कह सकते हैं, क्योंकि वहां आभासिक श्रृंगार की ही अनुभूति मात्र होती है। अब प्रश्न उठता है, अनुचित हम किसे कहेंगे, उचित किसे कहेंगे, इसके मानदंड क्या होंगे? कौन हमें बताएगा कि यह अनुचित है, यह उचित है? तो इस प्रश्न पर विचार करने के क्रम में यह निष्कर्ष निकला है कि अनुचित वही है जिसे लोक और शास्त्र अनुचित कहता है। पर अभी मैंने बताया कि लोक भी बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, और शास्त्र भी निरंतर नूतन होते रहते हैं, पुनर्नवा होते रहते हैं। नए नए शास्त्रों की भी संख्या बढ़ती जाती है। तो लोक और शास्त्र निरंतर परिवर्तित और विकसित होते रहते हैं। तो लोक और शास्त्र के आधार पर जो उचित और अनुचित के मानदंड हैं, प्रतिमान हैं, बदलते रहते हैं। प्रकृति और नीति के द्वंद्व से ही जीवन का विकास होता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो भारतीय रसवाद की दृष्टि में इस परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है। यह पक्ष छूट सा गया है कि यह तो कहा गया कि लोक और शास्त्र ही औचित्य का निर्धारण करेंगे, पर वहां ठहर कर इस विचार की भी अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि चूंकि लोक और शास्त्र स्थिर विषय नहीं है, गतिशील विषय हैं, इस आधार पर औचित्य की धारणा भी गतिशील है, वह एक समान बनी नहीं रहती है। पर हमारा जो भारतीय काव्य शास्त्र है वहां इस पक्ष की चर्चा नहीं हुई है। रसाभास की धारणा के अनुसार परकीया में जो रति होती है, उस परकीया की रति का वर्णन, उदाहरण के लिए उर्दू और फारसी के जो एक पक्षीय प्रेम की कथाएं हैं और काव्य हैं इस विषय से संबंधित, ये सब शुद्ध रस की कोटि में नहीं आ सकती हैं। इन कथाओं से उत्पन्न जो आनंद है वह शुद्ध आनंद नहीं, बल्कि रसाभास की कोटि में उसे रखा जा सकता है। अब हमारी इस चर्चा का निष्कर्ष यह हुआ कि रसाभास का संबंध मूलतः रसदोष से है। पहले के व्याख्यानों में हमने रसदोष की चर्चा की है, तो रसाभास का संदर्भ भी रसदोष से इस भांति जुड़ता है। इस रसदोष का आधार है औचित्य और लोक प्रामाण्य का उल्लंघन। औचित्य का उल्लंघन और औचित्य का निर्धारक है लोक प्रामाण्य, तो औचित्य और लोक प्रामाण्य का उल्लंघन इस रसदोष का आधार है। आनंदवर्धन ने इसी कारण कहा है, अनौचित्याद ऋते न अन्यद रसभंगस्य कारणम। रसभंग का मूल कारण आनंदवर्धन ने अनौचित्य को माना है। अनौचित्य से अभिप्राय है रस परिपाक या रस निष्पत्ति में अनौचित्य का होना। यानी अनौचित्य कैसे होगा? जब रस की जो सामग्री है, विभाव आदि, उनकी योजना का ठीक से न होना।
दूसरी बात लोक प्रामाण्य के उल्लंघन से जुड़ती है। इसे हम यूं समझ सकते हैं, लोक प्रामाण्य के उल्लंघन को, कि समाज विशेष में परंपरा से कुछ रीतियां मान्य रही हैं, कुछ लोक रीतियां हो सकती हैं। यदि काव्य या नाटक में इन लोक रीतियों का अभाव है, इसका निर्वाह नहीं दिखता है, तो वह लोक प्रामाण्य के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। वैसी स्थिति में रस के उपादानों की योजना ठीक होने पर भी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक संस्कारों के कारण सहृदय की रसानुभूति में मनोवैज्ञानिक व्यवधान उपस्थित होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि रस सामग्री की योजना में अनौचित्य के कारण रचना में जहां रस की निर्दोष अनुभूति नहीं हो पाती या रसानुभूति में मनोवैज्ञानिक व्याघात उत्पन्न होता है, वहीं रसाभास होता है। लोक प्रामाण्य के उल्लंघन और रसगत अनौचित्य का मुख्य तात्पर्य यह है कि आलंबन एवं आश्रय के लोक और शास्त्र संबंधों के निर्वाह का अभाव। यह अभी मैंने बताया कि आनंदवर्धन ने अनौचित्य को ही रसभंग का मूल आधार माना और यह भी कहा है कि औचित्य ही रस के परिपोष का रहस्य है। अनौचित्याद ऋणिते न अन्यद रसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषद परा। रसाभास में सीपी में जिस तरह से हम रजत या चांदी समझ लेते हैं भ्रमवश, उसी तरह से वास्तविक बोध न होकर उसके बिंब या उसकी छाया की प्रतीति मात्र होती है। अभिनव गुप्त के अनुसार औचित्य के साथ प्रवृत्त स्थायी भाव रस हैं। व्यभिचारी भाव का आस्वाद यदि वह औचित्यपूर्ण है तो भाव है, पर यदि ये दोनों अनौचित्यपूर्ण हैं, यानी अनौचित्य रूप से प्रवृत्त होने पर स्थायी भाव क्या कहलाएगा? रसाभास। और अनौचित्य के साथ प्रवृत्त होने पर संचारी भाव, व्यभिचारी भाव कहलाएंगे रसाभाव। अनौचित्य भावाभास कहलाता है। औचित्येन प्रवृत्तौ चित्तवृत्तेर आस्वाद्यते स्थायिन्या रसो व्यभिचारिण्या भावः अनौचित्येन तदाभासः। कह रहे हैं अभिनव गुप्त कि दो चीजें हैं, एक है स्थायी भाव और एक है संचारी भाव। यदि स्थायी भाव औचित्य की प्रवृत्ति के साथ नहीं है तो वहां रस न होकर रसाभास होगा, और यदि व्यभिचारी भाव औचित्य के साथ न होकर अनौचित्यपूर्ण संबंध से जुड़ता है तो वहां भाव न होकर भावाभास होगा। आचार्य मम्मट ने रस तथा भावों के अनुचित प्रवर्तन को रसाभास और भावाभास माना है। कहा उन्होंने काव्य प्रकाश में, तदाभासा अनौचित्य प्रवर्तिता। बाद में पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रस का अनुचित आलंबन विभाव रसाभास है। अनुचित विभावालंबनत्वम रसाभासत्वम। विश्वनाथ ने रसाभास का निरूपण सामाजिक और नैतिक आधारों पर किया है। वे मम्मट की ही तरह रस तथा भावों के अनौचित्यपूर्ण वर्णन को रसाभास तथा भावाभास कहते हैं और यह बताते हैं कि जब रस भाव आदि के लक्षण पूर्णतः संगत न प्रतीत हो, अर्थात विभाव आदि की सामग्री में न्यूनता प्रदर्शित हो तथा वे रस के एक ही अंग से संबद्ध हो, तो वहां अनौचित्य के कारण
रस या भाव आदि का आभास मात्र दिखलाई पड़ता है। अतः ऐसे स्थलों में रसाभास या भावाभास होगा। अनौचित्य प्रवृत्तत्व आभासो रस भावयोः। इस तरह से अपने इस व्याख्यान में हमने रसाभास के स्वरूप को समझा है, रसाभास का अभिप्राय जाना है। अगले व्याख्यान में हम इसकी और कुछ विशिष्ट चर्चा करेंगे। धन्यवाद।